जोहार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सेवा और धंधा, ये दो शब्द हैं, दो अलग अलग शब्द हैं, पर इन शब्दों में अंतर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? आप पूछेंगे कि भाई ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, इस सवाल का मकसद क्या है, मायने क्या है? तो भाई बताता हूं। रिम्स परिसर में स्थित है दवाई दोस्त। अब इस दवाई दोस्त को नोटिस मिला है। नोटिस कहता है कि 20 तारीख तक, इसके बाद इसे बंद किया जाए। मैं सोचता था कि भाई इतनी अच्छी दुकान है, 100 रुपए की दवाई 30 रुपए में मिलती है, पैसा तो चलाने वाले के घर से जाता होगा ना भाई। जो दवाई बाहर में 100 रुपए में मिल रही है, वो दवाई यहां 30 रुपए में अगर मिल रही है, तो ये तो पैसा लोगों, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी बुद्धि सामान्य सी कहती है कि ये तो पैसा जो है इस दवाई दोस्त को जो लोग चला रहे हैं उनके घर से जाता होगा। अब मुझे यह लगता था कि ये बेचारे तो कितनी सेवा करते हैं। अब यह भी लगता था कि भाई रिम्स तो ये गलत कर रहा है, इसे बंद करवा कर। अब भी मुझे लगता है कि यही सोच रहे होंगे, ऑफ कोर्स यही सोच भी रहे होंगे, हर आम आदमी यही सोचेगा। खैर, बैठे बैठे मैंने गूगल पर टाइप किया जेनेरिक मेडिसिन प्रॉफिट परसेंटेज, और जानते हैं, एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स, कई लिंक्स मेरे फोन पर खुल गई। हर लिंक में बिजनेस का जो मॉडल समझाया गया, तो मुझे समझ में आया कि सेवा सिर्फ छलावा है, मकसद मेवा पाना है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबका अपना अपना धंधा, और धंधा कीजिए ना भाई। धंधे को कौन रोक रहा है? अगर कुछ लोगों को यह लगता है कि हम किसी के खिलाफ हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच तो सामने आना चाहिए। धंधे को धंधा ही रख दीजिए। मेरा यह कहना है कि धंधा कर रहे हैं, धंधा कीजिए। धंधा धंधा है गुरु, काहे इसको सेवा बनाने पर लगे हुए हैं, यह समझ में नहीं आता। लोगों को गफलत में मत रखिए। यह मत कहिए कि भाई आप सेवा कर रहे हैं। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, सोशल ऑडिट करवा लीजिए कि जेनरिक दवाइयां आप कितने में खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। इस रिपोर्ट के बाद मैं आगे की बातचीत करूंगा। इस रिपोर्ट को दिखाइए। सेवा है या धंधा है? आपको हम कुछ भी बोले या दिखाएं, उससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स की यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में जेनेरिक दवाइयों में मुनाफा 1000% से ज्यादा है, और ये पाई चार्ट कहता है कि जेनेरिक दवाओं में ब्रांडेड दवाओं से ज्यादा मुनाफा है। अब जेनेरिक दवाई के सबसे बड़े ठेकेदार, या यूं कहें स्वघोषित सेवादार, यानी रांची में दवाई दोस्त नामक जेनेरिक दवाई प्रतिष्ठान के संचालकों में से एक पुनीत पोद्दार साहब, जो फिलहाल रिम्स परिसर में दवाई दोस्त बंद किए जाने से मुंह फुलाए बैठे हैं, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सेवा के प्रति प्रतिबद्धता जताई। सब कुछ ठीक था कि अचानक एक व्यवसायी धमकी पर उतारू हो गया। सेवा से प्रेस कॉन्फ्रेंस इमोशनल अत्याचार तक पहुंच गई, और फिर भरपूर कोशिश हुई आम लोगों की सहानुभूति बटोरने की। हम और आप जैसे लोग जो नहीं जानते कि जेनेरिक दवाओं का उद्योग चलता कैसे है, 1 मिनट के लिए तो इनकी बातों पर विश्वास भी कर लेंगे और दुकान बंद करने वालों को द्रोही भी घोषित कर देंगे। रिम्स के बाहर में हमने सर्वे किया था, तो उपयुक्त जगह भी नहीं मिल रही है। दूसरा क्या है कि जब पेशेंट रिम्स से निकलते ही दवाई दोस्त या कोई दुकान को पाते हैं, तो उनका वहाँ पे दवाई लेने में उनको सुविधा होती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ सैकड़ों दुकान है, और वहाँ का जो व्यवस्था है, पेशेंट का घींचा घींची, पेशेंट के प्रति दलालों का जो माहौल बना हुआ है, उस तरह के माहौल में हम लोग बिल्कुल भी नहीं पंचायत नहीं पढ़ना चाहते। हमारा काम सेवा करना है, हमारा काम कस्टमर खींचना नहीं है। तो रिम्स के बाहर अगर दवाई दुकान खुली, हमारी तो 18 दुकान, या ये प्रोजेक्ट को हम लोग उठा के बंगाल ले जाएंगे, ये प्रोजेक्ट उठा के हम लोग दिल्ली ले जाएंगे, ये प्रोजेक्ट ले जाके उत्तर प्रदेश ले जाएंगे। बिहार के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो हमारे काफ़ी क्लोज हैं, जो पहले यहाँ थे, वो बार बार बोलते हैं भैया बिहार आ जाइए, आपको तो हम सब चीज़ तैयार करके दे देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है गरीब का सेवा करना। वो कर पाएंगे तभी दवाई दोस्त चलाएंगे। इनके साथ साथ इस व्यवसाय में इनके सहयोगी राजीव बरोलिया भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। दोनों संचालकों ने साफ साफ कह दिया कि रिम्स में अगर दवाई दोस्त को नहीं चालू रहने दिया गया, तो पूरे झारखंड से दवाई दोस्त हटा ही लिया जाएगा। अब ऐसी कैसी सेवा है गुरुदेव कि आप सीधे धमकी पर उतारू हो गए? हमारे यहाँ तो इसे सेवा नहीं, जिद कहते हैं।
क्योंकि बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे दिल्ली में बोला गया था कि 100 ब्रांचेज यहाँ खोल दे, दिल्ली में आप सरकार ने बुलाया था, हम लोग दोनों गए थे भैया से मिलने। लेकिन यहाँ पे ये मेरे दो भाई हैं प्रेमचंद सर, तो यहाँ पे जो मैं जाके दुकान खुद थोड़ी सेट करूंगा, उतना वो स्किल्स मेरे पास नहीं है। फिर एक पन्ने की चिट्ठी, तो शायद रिम्स की कमेटी बैठ के 2015 के डिसीजन को 2021 का डिसीजन भी ले सकती है। और अगर रिम्स में जैसे अतुल ने बोला दिन रात दवाई दे जा सकती है, मैं खुद वहां से चला जाऊंगा। दुनिया में बहुत जगह गरीबी है, इंडिया में बहुत जगह गरीबी है। मैं अफ्रीका चला जाऊंगा, मैं कंबोडिया चला जाऊंगा, सस्ते दवाई की हर जगह जरूरत है। साल 2015 में दवाई दोस्त रिम्स में शुरू हुआ। कहा गया कि दवाई दोस्त का मकसद सेवा है। यहां जेनेरिक दवाइयां बिना मुनाफा लोगों को मिलती हैं। तब जोर शोर से पीएम मोदी के पोस्टर के साथ तस्वीरें चमकी थी। बताया गया कि दवाई दोस्त संचालक पूर्व सरकार के खास थे। अब समय बदला, सरकार बदली तो खेल से पर्दा उठा। खेल था सेवा का नहीं बल्कि मेवा का। सेवा के नाम पर मेवा लूटा जा रहा था। आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे कि दवाई दोस्त तो अच्छा है या बुरा है, उस सबसे पहले आपको रिम्स के डायरेक्टर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए कि कैसे दवाई दोस्त को रिम्स वाली जगह बस 1 साल के लिए मिली थी। जो है 1 ईयर के लिए वैलिड है। हमने पूछा मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कि भाई ये बताइए कि कब तक के लिए है इनका, तो बताया ये तो 2015 में दिया गया था 1 साल के लिए, और उन्होंने लिखा कि 1 साल बाद इसका मूल्यांकन करके और उसके बाद एक्सटेंशन देने का प्रोविज़न था। लेकिन जहाँ तक हमको मालूम है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपने नोट में लिखें, जहाँ तक हमको मालूम है इसका कोई मूल्यांकन हुआ नहीं है और न कभी एक्सटेंशन इन्होंने मांगा है, ना एक्सटेंशन दिया गया है। तो ऐसी हालत में हमारे वकील का साफ कहना था कि आप जो है गवर्निंग बॉडी के ऑर्डर को डायरेक्टर ने कैसे इंप्लीमेंट किया। अब जब संचालक कह रहे हैं कि सेवा मकसद है, तो चलिए हम भी मान लेते हैं कि सेवा ही मकसद है। पर सेवा अगर मकसद है तो एक आग्रह है, विनम्र विनती है हमारी, बस इस सेवा का एक सोशल ऑडिट करवा दीजिए। दवाई कितने में खरीदी जाती है और कितने में बेची जाती है, बस इसका ऑडिट हो जाए। दूध का दूध हो जाए और पानी का पानी हो जाए और सबके कलेजे को भी चैन पड़ जाए। तो हुजूर धमकी मत दीजिए, ये झारखंड है, उलगुलान की धरती है। धंधा है तो मान लीजिए कि धंधा है, आपके धंधे से भला किसे ऐतराज है, पर सेवा के नाम पर मेवा का खेल न खेलिए, ये दुख पहुंचाता है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो भाई इतनी सी बात है कि धंधा को धंधा बोल देने में शर्म काहेगी। अगर धंधा है तो है। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी नहीं है ना। लेकिन भाई जो सच है वो सच है ना। आप उसे सेवा का नाम क्यों दे रहे हैं? आप सेवा का नाम क्यों दे रहे हैं? मुझे पता चला है कि 2015 में दवाई दोस्त मिला, दवाई दोस्त शुरू हुई, चलिए बहुत अच्छा था। लेकिन ये जगह जो है ये 1 साल के लिए मिली थी। अच्छा, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं, एक रिपोर्ट। थोड़ा सा कुछ भी बोलने से पहले गूगल या लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। मतलब गूगल पर तो सारी चीजें मिलती हैं आजकल। मैंने भी गूगल किया तो देखिए एक पाई चार्ट मुझे मिला। आप लोगों के सामने मैं ये पाई चार्ट दिखा देता हूं। मैं समझ रहा हूं कि आपको ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं इसे पढ़ के आपको बताऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये पाई चार्ट बताता है कि जो जेनेरिक दवाएं हैं और जो ब्रांडेड दवाएं, तो उसमें प्रॉफिट कितना होता है। मैं आपको एक बताता हूं, सीट्रीजिन
सिट्रीजिन जो दवा है, तो भाई आप जब ब्रांडेड दवा लेने जाते हैं तो उसमें एक टैबलेट आपको पड़ता है 35 रुपए 30 पैसे का, और वही जब आप दवाई दोस्त जैसी दुकान में जाते हैं जहां जेनरिक दवाइयां मिलती है तो वहां ये पड़ता 25 रुपए का। आप तो घर आते हैं, आप कहते हैं भाई 35 रुपए वाली दवा मुझे 25 रुपए में मिली तो मैं तो दवाई दोस्त से लूंगा। दवाई दोस्त तो सेवा कर रहा है, दवाई दोस्त भी आके बोलता है मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे का गणित आपको जानना चाहिए। अब आप देखिए, ये जो लाल रंग से आपको दिख रहा है इसे मान करके चलिए कि ये ब्रांडेड दवा है, और ये जो नीले रंग से दिख रहा है इसे समझिए कि जेनरिक दवा है। सिट्रीजिन की बात कर रहा हूं 10 mg टैबलेट की, जिसे एंटी एलर्जिक कहा जाता है। अब ये सिट्रीजिन जो है इसका मैन्युफैक्चरर जब ब्रांडेड बनाते हैं तो पड़ता है 27 रुपए 20 पैसे, और जब ये रिटेलर के पास पहुंचता है तो वो 8 रुपए 15 पैसे और उसमें बढ़ा देता है, 30% उसका मुनाफा होता है। आप तक जब ये पहुंचती है तो ये दवा हो जाती है 35 रुपए 30 पैसे की, माफ कीजिए। चलिए, अब यही जेनेरिक जो सिट्रीजिन है ये बनती है, मैन्युफैक्चरर प्राइस इसका है 2 रुपए 20 पैसे। अब ध्यान दीजिए कि जब ब्रांडेड है तो इसका दाम है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है 27 रुपए 20 पैसे, और जब ये जेनेरिक है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है 2 रुपए 20 पैसे। अब जब ये रिटेलर के पास गई तो उसका जो इसमें प्रॉफिट है वो है 22 रुपए 70 पैसे, उसका प्रॉफिट है। ब्रांडेड दवा में रिटेलर का प्रॉफिट है 8 रुपए 15 पैसे का, लेकिन जेनेरिक दवा में रिटेलर का प्रॉफिट है 22 रुपए 70 पैसे। यानी ब्रांडेड दवा में उस रिटेलर ने 30% मुनाफा खाया, 30% का मुनाफा था उसका। लेकिन यही जब जेनेरिक दवाई में है तो इस रिटेलर का यानी दवाई दोस्त का मुनाफा हो गया 1016%। कौन सी सेवा है ये बताइए, कौन सी सेवा है बताइए, कौन बताएगा कि ये कौन सी सेवा है? 1016% का मुनाफा आपको मिली ये दवा 25 रुपए में। तो ठीक है, आपका धंधा है, आपको सस्ता मिल रहा है, लोगों को सस्ता मिल रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन इसे आप सेवा कैसे कह सकते हैं मुझे यह बताइए, सेवा कैसे कह सकते हैं मुझे बताइए, क्या यह सेवा है? आप तय कीजिए क्या यह सेवा है। चलिए दूसरी दवा की बात कर देता हूं मैं, एंटी डिप्रेसेंट है फ्लॉक्सेटिन, अमूमन डॉक्टर लिखते हैं फ्लॉक्सेटिन। अब 20 mg की इस दवा में 29 रुपए 8 पैसे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है ब्रांडेड का, और रिटेलर इसे बेचते हैं 37 रुपए 60 पैसे में। लेकिन जब आप जेनेरिक में आते हैं तो जेनेरिक में ये 6 रुपए इसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है और आपको वहां मिलती है 28 रुपए में। आप सोचते हैं आपको सस्ता मिला पर प्रॉफिट कितना हुआ गुरु? क्या यह सेवा है? हम सिर्फ आपको सच दिखा रहे हैं, आप सिर्फ इस पॉइंट से देख रहे हैं कि आपको तो दवा सस्ती मिलती है, लेकिन इस सस्ती दवा के पीछे आपदा में अवसर भी तो ढूंढा जा रहा है। आप किस अधिकार से कहते हैं कि आपने सेवा की है? अगर आपका मोटिव प्रॉफिट है तो फिर रिम्स ही क्यों? आप तो दुनिया के किसी कॉर्नर में दवा दुकान खोलिए भाई, प्रॉफिट मोटिव से, जैसे बहुत सारी दवाई दुकानें चल रही हैं, आपकी भी चलती रहेंगी। लोगों को जहां सस्ता मिलेगा वो आएंगे आपके पास दवा लेने के लिए। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि रिम्स में मैं सेवा कर रहा हूं? सेवा कैसे है ये मुझे बस ये समझा दीजिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं, मैं सीधा रुख कर रहा हूं सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत किरण भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सेवा है। धंधा है तो धंधा बोल दीजिए ना, धंधा बोलने में काहे की शर्म है? काहे के लिए सेवा नाम का ये जो कंबल है ये ओढ़ करके और फिर घी पीने की कोशिश कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि भाई मुरा किसी से कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है, न्यूज़ 11 भारत की किसी से कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है। उल्टा सच बताऊं, दिल से बताऊं तो हम अपने विज्ञापन दाता के खिलाफ खबर चला रहे हैं, और मुझे यह बोलने में कोई गुरेज नहीं है। सत्यव्रत, क्या आपको यह सेवा नजर आती है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर यह धंधा है तो इन जैसे व्यापारियों को यह धंधा कहने में आखिर गुरेज क्यों है? क्यों यह लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं और जो लोग हैं
वो एक बड़े व्यापारी हैं, वो हर कोई जानता है। और वैसे में अगर आप रिम्स में मरीजों के नाम पर दवाई दोस्त दुकान कंपनी के साथ अगर धंधा कर रहे हैं, मरीजों को अगर सस्ती दवाई कहकर बेच रहे हैं और आप अपने प्रॉफिट जो है वो लोगों को नहीं बता रहे हैं, और जिस तरह से एक आम लोगों की एक अवधारणा हो जाती है कि अगर बाजार में आपको कोई सामान सस्ता मिल रहा हो तो आप समझते हैं कि वो आपके फायदे का चीज है, लेकिन कभी लोगों का यह नहीं उद्देश्य होता है कि आखिर वो जो सामान सस्ती दी जा रही है आखिर क्यों दी जा रही है। क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई व्यापारी अपने घर से पैसे लगाकर किसी की सेवा करेगा? अगर यह सेवा है तो फिर ऐसी सेवा तो हर किसी को करनी चाहिए। लेकिन जब व्यापारी इस तरह का बिजनेस करते हैं और यह कहते हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, और वैसे व्यापारी अब जो दवाई दोस्त संस्था के जो लोग हैं, आपने कहावत सुना होगा अभिषेक कि लजाया हुआ जो बिलाई होता है वो खंभा नोचता है। रिम्स प्रबंधन ने दवाई दोस्त संस्था को अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 तारीख तक दवाई दोस्त जो दुकान है वो रिम्स परिसर से हट जानी चाहिए। तब अब जो यह संस्था के लोग हैं वो लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं, लोगों को यह मैसेज दे रहे हैं कि वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, बिना प्रॉफिट के उन्हें दवाई बेच रहे हैं। संस्था का कोई उद्देश्य नहीं है व्यापार करना, बल्कि लोगों की मदद करना, सेवा करना संस्था का जो है वो मकसद है। वैसे में जब संस्था यह दावा कर रही है तो क्यों ना उसका पूरा ऑडिट संस्था को करवा लेना चाहिए, और आम लोगों को न्यूज 11 भारत भी जो है वो इन दवाई दोस्त संस्था के लोगों की मदद करेगा। आम लोगों को यह मैसेज दे दें कि दवाई दोस्त संस्था कितने पैसे में कौन दवाई खरीदती है और कितने में लोगों को बेचा जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभिषेक, एक सोशल ऑडिट, अगर आप सेवा ही कर रहे हैं तो एक सोशल ऑडिट करवा लीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? मैं इतनी सी तो बात कह रहा हूं कि अगर आप सेवा कर रहे हैं, सेवा में क्या होता है? जब आप अपना खून देते हैं तो वो सेवा कहलाती है, जब आप अपना प्लाज्मा देते हैं तो वो सेवा कहलाती है, जब आप अपने हिस्से का खाना किसी को देते हैं, अपना पैसा जला करके किसी का पेट भरते हैं तो वो सेवा कहलाती है। मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं इतना ही समझता हूं कि सेवा का मतलब यह होता है कि आप अपनी कोई चीज सामने वाले को देते हैं मदद स्वरूप, और बदले में आप दुआ के अलावा और कुछ उम्मीद नहीं रखते। सेवा तो यही होती है सत्यव्रत, जहां तक मैं समझता हूं, मेरी ये मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि जो समझती है, तो सेवा यही होता है। अगर आप रक्तदान करते तो बात समझ में आती है कि हाँ ये सेवा है। अगर आप श्रमदान करते, सड़क जाकर के, जहां सड़क टूटी हुई है, जिनसे कि लोग हजारों हजार लोग रोज जो है सड़क में उस गड्ढे में गिर करके घायल हो जाते हैं, उस गड्ढे को भर देते तो मुझे समझ में आता है कि आप सेवा कर रहे हैं। आप फ्री में कार बांटते तो मुझे समझ में आता है कि आप सेवा कर रहे हैं। आप 25 रुपए की दवाई 20 रुपए में देते तो मुझे समझ में आता है कि आप 5 रुपए की सेवा कर रहे हैं, तब भी मैं कहता कि आप सेवा कर रहे हैं। मैं कैसे कह दूं कि आप 1000% का प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आप मुझसे सुनेंगे कि सर आप सेवा कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं? हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूं कि लोगों को कम दाम में दवाइयां मिल रही हैं, लेकिन फिर आप इस पर सेवा नाम का वो कंबल तो मत ओढ़ लीजिए ना यार, ये तो गलत है सत्यव्रत, ये तो गलत है। और मैं जैसा कि अभी रिम्स डायरेक्टर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई देखिए एक साल के लिए ये टेंडर मिला था, 1 साल के बाद मूल्यांकन होना था, मूल्यांकन में यह तय होना था कि भाई ये आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, साफ साफ ऐसा क्लॉज था। रिम्स डायरेक्टर का ये क्षेत्राधिकार है। मैं कहता हूं कि रिम्स डायरेक्टर जो है उनके खिलाफ जहां पर उनकी गलती है तो उनकी गलतियों को दिखाने का काम न्यूज 11 भारत ने सबसे ज्यादा किया है। मैं चैलेंज ठोकता हूं कि हमसे ज्यादा उनकी गलतियों को किसी ने दिखाया होगा, लेकिन जहां पर वो गलत नहीं है हम कैसे उनको कहते हैं कि वो गलत है? वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई देखिए 1 साल का क्लॉज था, ठीक है मेरा क्षेत्राधिकार है, मैंने मूल्यांकन किया, किस अधिकार से उनको 5 साल से लंबा किनके साथ उनके बढ़िया संबंध है कि लंबा टाइम तक किसी ने कोई मूल्यांकन नहीं किया, तो जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा क्या? और स्वास्थ्य मंत्री के पास तक ये बात पहुंची, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो न्याय संगत होगा वो चीज होगी, तो अब भी चैन नहीं है, नहीं हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। अरे कैसी सेवा है ये तो जिद वाली बात है। आप धमकी दे रहे हैं हुजूर झारखंडियों को कि नहीं मैं तो फिर पूरे झारखंड से तमाम दवाई दोस्त हटा लूंगा। सत्यव्रत, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आप सेवा कर रहे हैं, चलिए हम मान लेंगे आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिम्स प्रबंधन ने आपको 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। ठीक है आप सेवा कर रहे हैं,
20 तारीख के बाद रिम्स के आसपास कई ऐसे निजी दुकान है, दवा दुकान है, अस्पताल है, कहीं भी आपको आसानी से जगह मिल सकता है। आप बड़े उद्योगपति हैं, राजधानी रांची के जाने माने हस्ती है, आप वहां पर एक दवा दुकान खोल लीजिए और लोगों की सेवा कीजिए। न्यूज 11 भारत दिखाएगा कि हाँ आपने सेवा किया, लेकिन रिम्स के प्रॉपर्टी पर खड़े होकर रिम्स को ना ही आप अब तक कोई किराया दे रहे हैं और रिम्स से जो मरीज आसानी से निकल रहे हैं वो आपके दुकान चले आ रहे हैं। भोले भाले लोग आ रहे हैं जिन्हें शायद यह नहीं पता है कि जेनरिक मेडिसिन के जो खरीदारी में है उनको कितना फायदा हो रहा है। लोगों को लगता है कि चलो हमें फायदा हो रहा है, 500 रुपए की दवाई 50 रुपए में मिल रही है तो हमें फायदा हो रहा है, लेकिन उस दुकानदार को कितना फायदा हो रहा है, जो संगठन दुकान के जो संचालक हैं उन्हें कितना फायदा हो रहा है, इनसे लोगों का सरोकार नहीं है। चलिए हमारा सरोकार है, हमारा कर्तव्य है कि उन लोगों को हम यह बताएं, वो लोग जो कि बीमार हैं, परेशान हैं और उस वक्त यह नहीं सोच पा रहे हैं कि 500 रुपए की दवाई उन्हें 50 रुपए में क्यों मिल रही है, तो उन्हें हम बता रहे हैं कि इस दवाई में भी संस्था के लोग फायदा कमा रहे हैं और बावजूद उसके लोगों को यह कह रहे हैं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप दवाई दुकान जो है आपकी दवाई दोस्त, आप उसे रिम्स परिसर के बाहर कहीं दूसरे जगह चलाएं, लोगों की सेवा करें। न्यूज 11 भारत दिखाएगा कि आपने लोगों की सेवा की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों की सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, आप लोगों को धमकी दे रहे हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं कि वो अपनी दवाई दोस्त के जितने भी ब्रांचेज है वो हटा लेंगे, पटना बिहार चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, देश से बाहर चले जाएंगे। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है, रिम्स प्रबंधन ने जो निर्णय लिया है वो बेहतर निर्णय है। रिम्स प्रबंधन ने यह भी कहा कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उसके लिए टेंडर किया जाएगा और टेंडर में ये संस्था के लोग भी भाग ले सकते हैं। अगर आपको समाज की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, तो आप टेंडर के माध्यम से आ जाइए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को चलाइए, लोगों की सेवा कीजिए। क्योंकि 2015 से जिस तरह से यह जो दवाई दोस्त संस्था है वो जिस तरह से रिम्स में लगातार मुनाफा कमा रही है और लोगों के बीच यह संदेश फैला रही है कि वह बिना किसी मुनाफे के लोगों को दवाई दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो ये बहानाबाजी और ये नाटक शायद इन जैसे बड़े व्यापारियों को बंद कर देना चाहिए अभिषेक, क्योंकि न्यूज 11 भारत यह नहीं होने देगा कि आप अपना व्यापार चलाएं, लोगों को ठगें और लोगों के बीच यह मैसेज भी दें कि आप उन्हें सस्ती दवाई इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उनकी सेवा कर रहे हैं। दवाई दोस्त की जो यह करतूत है अभिषेक, ये कोई नई करतूत नहीं है। 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मैंने ये बोर्ड, आप मेरे दर्शक में पीछे भी देख रहे होंगे, बोर्ड है, बोर्ड में लिखा हुआ है 85% तक दवाइयों पर छूट। भाई मैंने मतलब बहुत सारी दवाइयां खरीदी वहां से, मुझे आज तक किसी दवाई में 85% तक की छूट नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। 25%, 30%, 40%, 45% समझ में आता है, अलग अलग दवाइयों में अलग अलग, लेकिन 85% तक छूट नहीं। पहली दूसरी चीज, जो सोशल ऑडिट नाम की चीज होती है, आज तक दवाई दोस्त का सोशल ऑडिट हुआ नहीं। ये सोशल ऑडिट से इतनी दूरी क्यों? मतलब क्या इस बात का डर है कि सेवा नाम का जो कंबल आपने ओढ़ रखा है, मतलब आप सोचिए कि भाई जो एंटासिड हम लोग खाते हैं इनो या फिर जेलुसिल नाम से, तो भाई जब ब्रांडेड होता है तो 42 रुपए 40 पैसे में बनता है, और हमारे पास जब आप बाहर के दुकानों से खरीदिएगा तो 53 रुपए 80 पैसे में पहुंचता है। लेकिन यही एंटासिड जेनरिक जो बनता है वो 15 रुपए 70 पैसे में बनता है, और जेनरिक दुकानों से यानी दवाई दोस्त जैसी दुकानों से हमारे पास 47 रुपए 30 पैसे में पहुंचता है, 3 गुना से भी ज्यादा दाम में। ठीक है, तो क्या ये जो प्रॉफिट है लगभग 1000% का, इसके सामने आ जाने का डर है सोशल ऑडिट से? सत्यव्रत अभिषेक, यह जो लोग हैं वो कार बेचने वाले लोग हैं। दीपावली धनतेरस के दौरान कई तरह के ऑफर देते हैं और शायद यही कारण है कि इस जैसे व्यापारियों का लगातार जो धंधा है वो बढ़ता जा रहा है। राजधानी के कई ऐसे जगह हैं जहां आपको इनके कार के शोरूम मिल जाएंगे। आप कार बेचिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम भी वहां से कार खरीदते हैं, क्योंकि कार खरीदने वाला लोग खुशहाल होता है, उसके पास पैसे होते हैं। लेकिन दवाई खरीदने वाला, खासकर रिम्स में जो आर्थिक रूप से कमजोर
ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रिम्स आते हैं, जिनके लिए वो वरदान होता है, वहां आएंगे और उसके बाद आप अपना व्यापार चलाएंगे। आप वो बोर्ड दिखाएंगे कि 85% तक की छूट है। दवा दुकान में 500 से ज्यादा आइटम की दवाइयां हैं, उसमें एक दवा पर आप 85% की छूट दे दीजिए और उस एक दवा के कारण आप एक बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए कि 85% तक की छूट। संस्था ने कहा कि 85% तक की छूट, हमने यह नहीं कहा कि 85% की छूट, माने किसी एक दवा पे 85% की छूट है। आप जाते होंगे कपड़ा खरीदने, आप देखते होंगे कि अप टू 50% होता है, यानी कि किसी कपड़े पर 50% की आपको छूट मिल रही है। तो ये जो है वो क्या तरीका नहीं है, यह व्यापार करने का ढंग नहीं है। बड़े व्यापारी हैं, इन्हें पता है कि लोगों को कैसे आकर्षित किया जाता है, लोगों से कैसे सामान बेचा जाता है। आप कार बेचिए, मोटरसाइकिल बेचिए, लेकिन गरीबों को इस तरह से व्यापार की एक और तस्वीर दिखाते हैं, दवा मत बेचिए। व्यापार की एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा जो है, दर्शक जो है वो मेरे फोन पर फोकस करें। दर्शकों को मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मेरा फोन आप लोग देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इस तस्वीर को। मैं चाहता हूं कि ये दिखाता हूं। देखिए, ये दवाई दोस्त के बाहर की तस्वीर है और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है। लिखा हुआ है, यह मोदी लाइन है, यहां वीआईपी नहीं ईपीआई होता है, यहां कृपया लाइन न तोड़ें। ठीक है, बाकायदा ये तस्वीर देखिए, इसमें मोदी जी आपको दिखेंगे। ये दवाई दोस्त ने लगाई थी ये तस्वीर, आपको दिख रहा होगा। चलिए, अब मैं अपने आप को मूर्ख कह रहा हूं, मैं मूढ़ बुद्धि कह रहा हूं, पर क्या व्यापार के लिए प्रधानमंत्री का पोस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप सेवा कर रहे हैं? और अगर सेवा कर रहे हैं तो क्या आप प्रधानमंत्री का पोस्टर आपदा में अवसर ढूंढते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं? सत्यव्रत, अभिषेक, आप निजी संस्था है, दवाई दोस्त एक निजी संस्था है और कोई भी निजी संस्था अगर किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से कुछ दिनों पहले पोस्टर का इस्तेमाल दवाई दोस्त ने किया था, जो आम लोग रिम्स आते हैं उन सबको पता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जन औषधि केंद्र खोला गया है। हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, हम भी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम भी समझेंगे कि चलो प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा हुआ है, दवा की दुकान है, जेनरिक दवा की दुकान है, प्रधानमंत्री की दवा दुकान होगी। लेकिन आप उसके नीचे क्या कोटेशन लिखते हैं कि नहीं, यह जो लोगों के खड़े होने का लाइन है वो प्रधानमंत्री का लाइन है। क्या इतने पढ़े लिखे लोग रिम्स आते हैं? क्या जो लोग रिम्स आते हैं उनके पास इतना सोचने का समय होता है कि वो बोर्ड देखें, प्रधानमंत्री को देखें और उसके नीचे क्या लिखा है? उस प्रधानमंत्री के पोस्टर को लगाने का प्रबंधन, दवाई दोस्त प्रबंधन की तरफ से क्या उद्देश्य है? लोग पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा है, चलो प्रधानमंत्री का दुकान है, और वो प्रधानमंत्री का दुकान समझकर वहां से दवाई खरीदते हैं। और यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री का ओरिजिनल दवा दुकान है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, वहां लोग आते हैं, उन्हें दवाइयां नहीं। अच्छा, इसको बाद में हटाया क्यों गया? अगर प्रधानमंत्री का पोस्टर आप सेवा भाव से इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाद में हटाया क्यों? देखिए, समय कम है चूंकि हमारे पास सत्यव्रत, वरना ये जो बात है ये बहुत लंबी जा सकती थी। बाल की खाल अगर निकालने बैठेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी, चूंकि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये भाई आप तो व्यवसायियों के खिलाफ हैं। अगर हम व्यवसायियों के खिलाफ होते ना तो इस लॉकडाउन में हमसे ज्यादा व्यवसायियों के लिए किसने आवाज उठाई है ये भी बता दीजिएगा। मॉल बंद है फिर भी बिजली का बिल लग रहा है, किसने आवाज उठाई? न्यूज़ 11 ने उठाई। कैसे जूता चप्पल वाले जिएंगे, दर्द किसने दिखाया? न्यूज़ 11 ने दिखाया। अरे हम तो सड़क किनारे जो छोटे छोटे फुटपाथ वाले व्यवसायी बैठे हुए हैं उनका भी दर्द दिखाते हैं और उसी शिद्दत से दिखाते हैं। पर आप कहिएगा कि ना इस कारण से आप सेवा का कंबल ओढ़ करके और घी पीते रहेंगे और हम भी ताली बजाएंगे कि ना ना ये सेवा है, हमसे ये हो जाए तो गुरु हमसे ना हो पाएगा, माफ कीजिएगा। हम तो कहेंगे और डंके की चोट पर कहेंगे और कहते ही रहेंगे। बहरहाल चलिए यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका। सच है तो हम दिखा रहे हैं, संभव है हमारा सच आपको पसंद ना आए, वो आपके ऊपर है कि आपको ये पसंद आता है नहीं आता है, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद 11 स्पेशल जारी रहेगा सहयोगी राजदा के साथ में।